स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। आज मैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। पहले आज हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड वीडियो में पार्ट 2 पूरा करा दिया जाएगा और उसी के साथ पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या है। सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं आधुनिक युग से पहले। देखो आधुनिक युग 1800 से पहले के युग को आधुनिक युग माना जाता है। उस टाइम क्या क्या प्रक्रिया चल रही थी दुनिया में, विकास कैसे चल रहा था, आज उसको जानने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया। व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों का, वैश्विक आवाजाही का और एक लंबा इतिहास रहा है। लोग व्यापार की काम की तलाश में जाते हैं, व्यापार की तलाश में एक दूसरी जगह जाते हैं ना। पूंजी और बहुत सारी चीज़ों का, वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापार, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन और से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने किन मकसदों से एक देश से दूसरे देशों की यात्राएं करी है। किसी ने व्यापार के मकसद से, किसी ने ज्ञान के मकसद से, ज्ञान सीखने के लिए, किसी ने रोजगार के मकसद से, कोई तीर्थयात्री के रूप में आया, कोई वैसे ही घूमने गया। ठीक है, इन मकसदों से लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। अब अपनी यात्रा में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर आए। आप जानते होंगे यात्रा में ये तरह तरह की चीज़ें लाए, जैसे कि पैसा, मूल्य, मान्यताएं लाए, हुनर लाए, विचार लाए और आविष्कार लाए। आज देख लो आविष्कार इंग्लैंड से फैलता फैलता आज पूरी दुनिया में आविष्कार फैल गया है। और यहाँ तक कि अपने साथ आविष्कार के साथ साथ कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। अब सबसे पहला आता है इसमें रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है और इसी रास्ते से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े में मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। ये सिल्क मार्ग चीन का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा मार्ग है और ये समुद्री रास्तों में भी फैला हुआ है और दुनिया के ज़मीनी हिस्सों पर भी फैला हुआ है। ठीक है, और नाम से पता लग रहा होगा इस मार्ग से क्या आता होगा, क्या जाता होगा। सिल्क जाती थी यानी कि रेशम, और इसी रास्ते से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे और वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। हमारा देश कपड़े और मसालों में सबसे आगे था उस टाइम। हमारा देश कपड़े और मसाले दुनिया भर को देता था, तो वापसी में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप हो गई और एशिया से पहुंचाई जाती थी। और मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले हैं, यानी कि इस्लाम जो फैला है वो इन्हीं रास्तों से धर्म का उपदेश देने के जो लोग चले हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करा, वो इसी रास्ते से चले हैं। अब सबसे पहले आता है भोजन की यात्रा। इस पे खेती और आलू। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे हैं। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का ही एक टापू है ना। और आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसी ही बहुत सारी दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। देखो कितनी मेन फसल है आलू। आलू आज से 500 साल पहले था ही नहीं हमारे पूर्वजों के पास। और अब जानते हैं आलू की खोज। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब गलती से अज्ञात महाद्वीपों में पहुँचा, अज्ञात महाद्वीप आप जानते हो जगह जगह वो देश की यात्राएं करता था, वो एक नाविक था, है ना। उसने अमेरिका की खोज करी है, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल, कोई लाइफ में ऐसी फसल आ जाती है जिससे लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, जैसे कि यहाँ आ रहा है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। यूरोप वासियों की ज़िंदगी में आलू नाम की एक ऐसी फसल आ गई जिससे उनका पूरा रहने का ढंग और उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। और आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। देखो, आयरलैंड के गरीब काश्तकार लोग आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे। 1840 के दशक में वहाँ फसल खराब हो गई आलू की, तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुँह में चले गए। आलू इतनी प्रसिद्ध फसल थी। अब विजय, बीमारी और व्यापार। देखो,
16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो अपनी खोज से पहले से लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। जब पहले यूरोपवासी पहुंचे अमेरिका में, तो अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। यूरोप वासियों ने आए अमेरिका में पेरू और मैक्सिको की जो खदानें, वहाँ सोना और चांदी देखा तो उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया और यूरोप के लोगों ने खूब दबा के सोना चांदी ले गए यहाँ से, अमेरिका से। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 1550 के करीब, यहाँ पर कौन कौन आए? पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाएँ आई। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, यानी कि गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। और स्पेनिश सैनिक थे ना, वो अमेरिका को कैसे, मतलब हराने के लिए कैसे आए थे? हथियारों से नहीं हराया, बल्कि ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे। बल्कि अपने हथियारों पर जो कीटाणु होता है ना, वो भी कौन से कीटाणु? चेचक नाम के कीटाणु वहाँ अपने साथ लेकर पहुँचे अमेरिका में। कौन? स्पेनिश लोग। अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो स्पेनिश लोग अपने साथ चेचक जैसी खतरनाक बीमारी लाए। अपने औजार हथियारों में इनके लगी रहती थी बीमारी, और वो इतनी खतरनाक बीमारी थी, चेचक जैसी बीमारी, कि यूरोपवासी तो उसे झेल लेते थे क्योंकि उनके पास दवाई थी। लेकिन अमेरिका के जो लोग थे उनके लिए तो एक नई बीमारी थी ये, और वो इसको झेल भी नहीं पाए इनका शरीर। और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। यानी कि जैसे ही अमेरिका वासियों के शरीर में पहुंची बीमारी चेचक नाम की, तो पूरे महाद्वीप में फैल गई और इसने पूरे के पूरे समुदाय को ही ख़त्म कर डाला। और 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, मतलब यूरोप के अंदर 19वीं शताब्दी में भीड़ भाड़ थी और धार्मिक टकराव आम थे, नहीं हो जाते थे। इसी वजह से हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। तो यानी कि अमेरिका जाने की रुचि किन किन कारणों से? एक तो बेहिसाब भीड़, दूसरा बीमारियों का बोलबाला, तीसरा धार्मिक टकराव, है ना। और इस वजह से लोगों ने यूरोप को छोड़कर अमेरिका का रास्ता अपनाया और अमेरिका भागकर जाकर वहीं रहने लगे। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था 18वीं शताब्दी में। और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। लेकिन धीरे धीरे चीन की घटती भूमिका, यानी कि चीन का जो व्यापार है वो घटता चला गया और अमेरिका का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो विश्व व्यापार का जो केंद्र है ना, यानी कि ताकत जो थी विश्व व्यापार की, पहले चीन के पास हुआ करती थी, अब वो सरक कर पश्चिम की ओर खिसकने लगी और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। एक ऐसा समय था चीन और भारत हुआ करते थे व्यापार के सबसे बड़े केंद्र 18वीं शताब्दी तक, लेकिन उसके बाद यूरोप ने इस पर कब्जा जमा लिया और यूरोप फिर उस टाइम सबसे बड़ा केंद्र बन गया व्यापार का। अब देखो 19वीं शताब्दी, सन 1815 से लेकर 1914 तक। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाही का उल्लेख किया है। इसमें पहला प्रवाह था व्यापार का होना। तो यानी कि 19वीं शताब्दी में जो दुनिया तेज़ी से बदली, उसमें सबसे पहला जो बदलाव था वो व्यापार का होना था। और दूसरा था श्रम का प्रवाह, और इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है। अब पूंजी में देखो मशीनें भी आती हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है और पैसे भी आते हैं पूंजी में, ठीक है। तो पूंजी में सिर्फ पैसे नहीं आते, मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी भी आती है। टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह आने लगी। तो 3 चीज़ों का प्रवाह हुआ 19वीं शताब्दी में। सबसे पहले व्यापार का प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह और तीसरा पूंजी का प्रवाह। और ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। यानी कि तीनों प्रवाह ही लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। अब जब खाने की मांग बढ़ेगी तो कृषि से होने वाले जो सब्जी वगैरह वो महंगी हो जाएगी। और दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। पहले विदेशों से मक्का मंगाई जाती थी, लेकिन बड़े भूस्वामी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, उन्होंने मना कर दी कि बाहर से अब मक्का नहीं आएगी। उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। तो एक कानून लगा दिया कि बाहर से मक्का नहीं आएगी और इस कानून को कहा जाता था कॉर्न लॉ।
और फिर उद्योगपति और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दे। यानी कि फिर बड़े बड़े उद्योगपति और बाशिंदे, शहर के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो है कॉर्न लॉ नहीं चाहिए, यानी कि मक्का पे लगाया हुआ जो कानून है वो हटा दिया जाए, मक्का को आने दिया जाए। फिर कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। जब कॉर्न लॉ हटा दिया तो बहुत कम कीमत पर ही आयात होता था हमारे देश में। आयात मतलब पता है ना, देखो आयात मतलब होता है किसी दूसरे देश से किसी भी सामान को अपने देश में मंगाना, उसे आयात कहते हैं। और हमारे देश से कोई चीज़ दूसरे देश में बिकने जा रही है तो उसे निर्यात कहते हैं। बस ऐसा था। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। ब्रिटेन में जो पदार्थ खाने का मिलता था ना, और जो बाहर से मंगाया जाता था, उसकी बाहर से मंगाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की कीमत थी वो कम थी, और जो ब्रिटेन में सामान तैयार होता था उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो फलस्वरूप क्या होगा, किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि लोग जो है अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे थे। भाई महंगी चीज़ मिल रही थी तो कौन खरीदेगा, और बाहर से जो सामान आ रहा था वो सस्ता मिल रहा था, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के लोगों का जब कोई सामान नहीं खरीदेगा तो बेरोज़गारी तो वैसे भी आनी है। तो हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए और गाँवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाकर रहने लगे। अब ब्रिटेन से जब वो परेशान हो गए, ना तो उनका रोज़गार चल रहा और सब कुछ उजड़ गया, तो या तो उन्होंने गांव छोड़कर शहरों में चले गए या दूसरे देश में जाने लगे। फिर 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज़ रही, और जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। अब ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ़ करके खेती की जाने लगी, और खेती के लिए ज़मीन को साफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं था। अब भाई खेती के लिए ज़मीन को साफ़ करना ज़रूरी थोड़ी नहीं है, बल्कि खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। तो नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यकता थी कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसें। अब किसी नई ज़मीन पर मुझे खेती करवानी है तो वहाँ खाली बंजर ज़मीन पर तो मैं खेती कर लूँगा, लेकिन मुझे लोग भी तो चाहिए ना काम करवाने के लिए। तो फिर लोगों को लाने के लिए वहाँ बसना भी पड़ेगा, यानी कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में खेती हो रही है वहाँ लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो फिर जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। श्रम का प्रवाह मतलब जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी वहाँ से कई मज़दूरों को लाया गया, उन स्थानों पर वहाँ रहने के लिए मौका दिया गया, ताकि यहाँ पर खेती और ज़्यादा की जा सके। यानी कि समझ में आ रहा ना, जैसे कि जहाँ खेती करनी है वहाँ ज़मीन सफ़ा कर दी, लेकिन वहाँ लोग नहीं है खेती करने के लिए, तो उस जगह पर लोगों को लाना ज़रूरी है। तो वहाँ से वो लोगों को लाया करते थे और वहीं रहने के लिए सलाह दिया करते थे कि आप यहीं रहो। इसको ही श्रम का प्रवाह कहते हैं, ठीक है। और 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। यूरोप के लोग 5 करोड़ लोग निकलकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। वो यही कारण था, खेती, जहाँ ज़्यादा खेती होती थी लोग वहीं चले जाते थे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, और 1890 तक एक दुनिया भर के बड़े लेवल की कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। अब भोजन किसी आसपास के गाँव या कस्बे से नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा। अब भोजन एक जगह से नहीं बल्कि हज़ारों मील से भी भोजन आराम से आने लगा। जैसे भाई हमारे देश में मान लो कोई एक फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसका खुद ही यूज़ कर लेंगे सारा। अगर हम पे वो ज़्यादा है तो हम दूसरे देश को भी दे देंगे। तो ऐसा ही होने लगा। खेती जब बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन और साल दर साल खेती बढ़ने लगी, तो दूसरे देशों से भी खेती के उत्पाद हमारे देशों में आने लगे, यूरोप में आने लगे और एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल भी किया जाता था। पानी के जहाज़ों से दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। पानी के जहाज़, रेलवे, इन सब का इस्तेमाल इसलिए करा गया ताकि खेती से जो फसल या जो सब्जी वगैरह या जो अनाज उगता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। जैसे कि भाई हम सब शहरों में रहते हैं, है ना, शहरों में खेती बाड़ी नहीं होती है। कितनी दूर दूर से भारत के कोने कोने में से फसल आती है पककर, और फिर वो शहरों में भेजी जाती है, ठीक है, और तब जाकर हम तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, ठीक है। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है। अब कपास की भी कहानी सुन लो, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके, ठीक है। अब भाई ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, आपको पता होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति मतलब टेक्नोलॉजी आ गई थी। वहाँ ज़्यादातर काम अब मशीन से होने लगे थे। तो अब ब्रिटेन को जो है ब्रिटेन के पास कपड़ा मशीन भी थी। अब कपड़ा बनाने के लिए उन्हें कॉटन की ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि कपास की। और कपास
कपास की मांग को जब वो कपास की मांग बढ़ने लगी तो 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी कपास की वजह से। तो फिर यानी कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा कपास को बोया जाता था। अब तकनीक की भूमिका, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है भाई, आप सब जानते हो हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी की कितनी भूमिका है। हैं हम आज जितने भी अखबार है, ये खबर वगैरह है, वो अखबार में तो पहले पढ़ा करते थे, अखबार आज भी आते हैं, लेकिन हम अब ज़्यादातर अपना समय टीवी वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब तकनीकी तो है आज हमारे समय में। हम ज़्यादातर काम पहले पैदल किया करते थे, लेकिन आज ज़्यादातर काम हम अपने परिवहन से करते हैं। आना जाना हम सब किससे करते हैं, परिवहन से करते हैं। और किसी को कुछ संदेश भेजना हो, मैसेज भेजना हो, पहले पत्र का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज तो फ़ोन से ईमेल भेज दिया जाता है और मैसेज भेज दिया जाता है। तो तकनीक की जो है अपनी एक अलग भूमिका है। जैसे कि रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। रेलवे आई, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखो 19वीं शताब्दी में जितने भी आप परिवर्तन देखोगे, और उन परिवर्तनों का सीधा सीधा एक हिसाब है, अगर तकनीक ना होती तो परिवर्तन भी नहीं होते। अब औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी। ठीक है, जब औपनिवेशीकरण आया। अब देखो, अब मांस की कहानी सुन लो पूरी। अब मांस की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले मांस उत्पादकों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण मांस उत्पादकों के व्यापार से मिलता है। जैसे कि ध्यान से सुनना, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। अमेरिका से यूरोप को, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे जानवर रहा करते थे, वो मांस का निर्यात पहले यूरोप तक नहीं पहुंच पाता था 1870 तक। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे और जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। अमेरिका से जिंदे जानवर यूरोप तक ले जाए जाते थे और फिर यूरोप में जाने के बाद उन्हें काटा जाता था वहाँ। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। आप सब जानते हो भाई, जिंदा जानवर जहाज़ों में जाएंगे पानी वाले में तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे, और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। अब बहुत सारे जानवर या तो बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, पतले हो जाते थे, वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुँच से तो बहुत बाहर था। अब दूसरी तरफ ऊँची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। अब भाई मांस कोई खाएगा कैसे जब इतना महंगा था। तो पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा रखता था। अब क्या हो गया, पानी वाले जहाज़ों के अंदर भी रेफ्रिजरेशन की तकनीक आ गई। अब उससे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन, इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। देखो यूरोप कहाँ से मांस लेता था, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। पहले जिंदे जानवर आया करते थे, लेकिन जिंदे जानवरों में बीमारी भी फैल जाती थी, कुछ जानवर मर जाते थे, कुछ सूख जाते थे और कुछ ज़्यादा जगह गिरते थे। इस सब से बचने के लिए रेफ्रिजरेशन आई, यानी कि एक जो आप फ्रीज समझ लो, एक तरीके से फ्रीज होता है ना, जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ रख दो, लंबे समय तक चलती रहती है, वो ख़राब नहीं होती। तो ऐसे ही अब जानवरों को जिंदे की बजाय, कह रहा ना, सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। अब जानवरों को पहले वहीं मार दिया जाता था जहाँ से वो आ रहे हैं, फिर उसका सिर्फ मांस भेजा जाता था, जिंदे जानवर नहीं भेजे जाते थे। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन में अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। अब देखो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में व्यापार बढ़ा और व्यापार तेज़ी से फैलने लगा। 19वीं शताब्दी जैसी आई, व्यापार बढ़ा, और हमें इसी प्रक्रिया के सियाह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। अब जैसे जैसे आप जानोगे टेक्नोलॉजी फैली, तो स्वतंत्रता के जो साधन हैं वो छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए। जब यूरोप वासियों ने 19वीं सदी में बहुत सारे इलाकों पर जीत हासिल करना शुरू कर दी, तो लोगों के जीवन में वो कष्ट की तरह आए। कैसे? आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी और 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। अब 1890 के दशक तक आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत बन गया था। देखो औपनिवेशिक ताकत क्या होती है, अमेरिका को गुलाम, मतलब पहले गुलाम बना लिया था यूरोप वासियों ने।
अब उसके बाद आता है रिडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। अब ये बीमारी का नाम है, रिडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। और ये कैसे फैला, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई अफ्रीका में। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। और अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। देखो, यूरोप वासियों ने सबसे पहले अमेरिका को गुलाम बनाया, ठीक है। और अभी अमेरिका में किन लोगों ने, स्पेनिश लोगों ने। तो यूरोप वासियों की नज़र फिर अफ्रीका पर गई। अफ्रीका में ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वहाँ पालतू पशु की संख्या भी बहुत थी। ज़्यादातर अफ्रीका के जो लोग थे वो चरवाहे हुआ करते थे, यानी कि पशुओं को चराने वाले। और यूरोप की नज़र जब अफ्रीका के लोगों पर गई कि ये तो पालतू पशु पालते हैं, तो उनको गुलाम बनाने की सोची उन्होंने। फिर अब कैसे कैसे गुलाम बनाया, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब यूरोप वासी अफ्रीका में तो गए, लेकिन उनके सामने एक ऐसी समस्या पेश आ गई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कैसे कि वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो जो यूरोप के लोग थे उन्हें काम करने के लिए कहते थे, कर लो भाई काम, लेकिन वो तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। अब भाई बहुत सारे मतलब कंपनी के मालिकों ने सोचा कि अफ्रीका के लोगों को कैसे ना कैसे अपने वश में लाएं। बहुत सारे हथकंडे आजमाए, हथकंडे मतलब तरीके आजमाए कि कैसे ना कैसे हमारी बात मान लें, पर उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए। अब क्या करा उन्होंने, पहले अफ्रीका में घुसे, वहाँ की सारी ज़मीन अफ्रीका वासियों से छीनी, और छीनने के बाद उन्हीं लोगों को उन्हीं की ज़मीन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। बहुत से लोगों ने काम करने के लिए मना कर दिया, और फिर बहुत से लोगों ने जब काम करने के लिए मना कर दिया तो यूरोप वासियों ने सोचा कि अफ्रीका के लोगों से कैसे काम लिया जाए। तो उन्होंने क्या करा, अफ्रीका के लोगों पर टैक्स की जो दर थी वो बढ़ा दी। अब काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए, और परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, ये भी यूरोप वासियों ने कानून बनाया अफ्रीकी वासियों के लिए। अब खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। अफ्रीका के जो लोग काम करने के लिए मना करते थे यूरोप वासियों का, उन्हें बाड़ों में बंद कर दिया जाता था। वो भी कौन से बाड़े, जहां जानवर बांधे रखते थे उन्हें, और वो उन्हें फिर खुलेआम घूमने फिरने की आज़ादी नहीं दी गई। तभी वहाँ रिडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। तभी वहाँ क्या हुआ, जब जहाँ इंसानों को जानवरों के साथ बंद करके रखा जाता था, तो एक बीमारी फैल गई, रिडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया पशुओं से। अफ्रीका में रिडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। सबसे पहले जो रिडर पेस्ट की बीमारी सन 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, और यह बीमारी ब्रिटिश अधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। तो और ये बीमारी भी उन देशों से पहुँची जहाँ जहाँ ब्रिटिश वासियों का शासन चलता था, एशियाई देशों से। तो यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। तो यानी कि ये बीमारी अफ्रीका के बाहर से आई है, एशिया से, और एशिया से बीमारी आई और अफ्रीका में जब ये एंटर हुई तो जंगल की आग की तरह बढ़ने लगी। रिडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया, और रिडर पेस्ट नामक बीमारी से 90% पशु को अपनी जान खोनी पड़ी। अब पशुओं के ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही ख़त्म हो गए। भाई अफ्रीका के लोगों की जो रोजी रोटी थी वो पशु थे, पशुओं को ही वो पालते थे। अब जब पशु ही 90% ख़त्म हो गए तो उनकी रोजी रोटी के साधन ही ख़त्म हो गई। औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए, और औपनिवेशिक सरकार जो बचे कुचे पशु बचे वो भी अफ्रीकी वासियों से छीनकर यूरोप वासियों ने अपने कब्जे में ले लिए। अब भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, देखो भाई, अब आप जानते हो कि आपने पहले ही पढ़ा था कि पहले जो है लोगों को काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पकड़ कर ले जाया जाता था, मज़दूरों को, है ना। जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, तो अंग्रेज़ हमारे लोगों को भी मज़दूर बनाकर एक देश से दूसरे देश में ले जाया करते थे, खेती करवाया करते थे, बागानों में फल वगैरह फूल वगैरह की खेती वगैरह करवाया करते थे। यानी कि एक तरीके से गुलाम बनाकर ले जाते थे मज़दूरों को, जिन्हें गिरमिटिया मज़दूर कहते थे। अब हम यही पढ़ने वाले हैं, भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। देखो भाई, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मज़दूरों को बागानों, खदानों और सड़क में रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर
दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। भारत से और चीन से लोगों को पकड़कर लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़कों में रेलवे बनवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत, ज़्यादातर भारत के श्रमिक को कहाँ से श्रमिक उठाए जाते थे, कहाँ से मजदूर उठाए जाते थे? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे और एजेंट को कमीशन मिलती थी। भाई एजेंट एक तरीके से मैनेजर होता ना, तो वो मजदूरों की भर्ती क्या करता था। अब वो मालिक के एजेंट हुआ करते थे और बड़े दिमागदार हुआ करते थे। मालिक एजेंटों से मतलब मालिक का भाई इतने सरदर्दी झेलने की जरूरत ही नहीं थी, जब उनका एजेंट ही सारा काम कर देगा। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे और मालिक एजेंट से कहते थे कि भाई सारे मजदूर तुम्हारे कंट्रोल में, मजदूरों की नौकरी लगाना भी है और मजदूरों को पकड़ पकड़ कर लाना भी है। यानी कि जो मजदूर गुलाम बनाकर ले जाए जाते थे ना, वो एक एजेंट के हिस्से में मतलब आते थे। एजेंट का काम था उन मजदूरों को काम बताना और सैलरी बताना और क्या काम करना ये बताना। एजेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को लाएगा, मालिक उससे इतना ज़्यादा खुश होता था और उसकी सैलरी इतने बढ़ा देता था। तो एजेंट जो है मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्र यात्रा पर जाना है। बहुत सारे प्रवासियों को तो जहाज़ में बिठा दिया जाता था और ये भी नहीं बताया जाता था कि तुम्हें बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। और 19वीं सदी की इस अनुबंधित व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बहुत सारे लोगों ने फिर इसी प्रथा को नई दास प्रथा का नाम दिया। अब बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं थे। जब मजदूर दूसरे देश में उतरे, फिर बागानों में वो कार्यस्थल पर पहुँचे, कार्यस्थल मतलब जहाँ काम उन्हें करना है वहाँ पहुँचे, और जैसा वो सोचते थे ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वो जैसी उम्मीद कर रहे थे कि हमारे हालात कैसे होंगे, वैसे तो हालात बिल्कुल भी नहीं थे। कैसे थे? बल्कि कार्य स्थितियाँ कठोर थी। काम करने की जो स्थिति वो बहुत कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। मजदूरों के पास कुछ भी अधिकार नहीं थे। यानी कि इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के तरीके ढूंढ निकाले। अब उन्हें क्या करना पड़ता था? वो वहीं रहने, बेचारे उन्हीं बागानों में काम करना पड़ता था। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। अब ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। यानी कि ज़्यादातर बेचारे मजदूरों को पहले तो बहला फुसलाकर एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था कि चलो आपको वहाँ काम करना है। अब बागानों में वहाँ काम करने के लिए उन्हें ले जाया जाता था और बागानों में ले जाते ही उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता था और दबा के उनसे काम करवाया जाता था। और कोई आज़ादी नहीं थी, कोई कानूनी अधिकार नहीं था। बहुत सारे तो बेचारे डर के मारे भाग गए जंगलों में और वहीं रहने लगे। और बहुत सारे भगते थे तो उन्हें पकड़ लिया जाता था और जिसको पकड़ते थे उसको बहुत कैडी सज़ा देते थे वो। और ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक, जब बहुत से श्रमिक तो ऐसे भी थे जिन पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता था, आज़ादी दे दी जाती थी कि चले जाओ अपने घर, तो फिर भी वो घर नहीं जाते थे। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। अब 20वीं शताब्दी में हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने इस प्रथा का खुलकर विरोध करा। मतलब ये गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले जाना, दास प्रथा का खुलकर विरोध करा और 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया भारत के अंदर से। तो भारत के अंदर जितने भी गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले जाए जाते थे, सन 1921 में इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। तो इसी के साथ आज हमारी 10वीं क्लास का हिस्ट्री का अध्याय 3 का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसकी पार्ट 1 की वीडियो समाप्त हो गई है। अभी आधा पार्ट रह गया है और आधे पार्ट को, यानी कि बचे हुए जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो अगली वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे पार्ट 2 में। और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है और उस पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी क्लास में हो और कौन सी क्लास की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल।